हेलो फ्रेंड्स, सिव एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था जो इंडियन पॉलिटी चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम पॉलिटी की समझ विकसित करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो हम कुछ इस चैप्टर में सीखेंगे और कुछ आने वाला जो चैप्टर होगा उसमें भी देखेंगे, क्योंकि बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए पॉलिटी के बारे में। बहुत सारे इसमें ऐसे वर्ड आते हैं जिनका अर्थ हमें पता होना चाहिए, तो वो सब कोशिश करेंगे। आज हम सीखते हैं, कुछ अगले चैप्टर में सीखेंगे और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे जितना भी पॉलिटी है आपका स्ट्रक्चर रूप में पढ़ाया जाए और जितने भी फैक्ट हैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताए जाएँ, जिससे आपकी आने वाली जितने भी जीएस रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें आपका क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में थोड़ी देर के लिए अगर भारतीय शब्द को छोड़ दिया जाए तो राज्य व्यवस्था शब्द को देखते हैं कि ये जो राज्य व्यवस्था शब्द है, जो पॉलिटी शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, या इसका ये जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, प्रारंभ में सबसे पहले राजनैतिक दर्शन आया। राजनैतिक दर्शन आया जिसको पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी कहते हैं। उसके बाद आपका राजनैतिक विज्ञान आया। राजनैतिक विज्ञान आया जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। और राजनैतिक विज्ञान से ही उत्पत्ति होती है राज्य व्यवस्था शब्द की, राज्य व्यवस्था जिसको हम पॉलिटी कहते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले राजनैतिक दर्शन आया, उसके बाद राजनैतिक विज्ञान आया और राजनैतिक विज्ञान से ही उत्पत्ति हुई है राज्य व्यवस्था की। अब इन तीनों चीज़ों को बारी बारी से समझेंगे। जैसे सबसे पहला तो हम समझें कि दर्शन क्या होता है। दर्शन क्या होता है इसको समझें। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में जो सोचता है, जो उसके अंदर उसके बारे में थिंकिंग आती है, वो हमारा दर्शन कहलाती है। और यहाँ बात हो रही है पॉलिटी के बारे में, तो आपका अगर कोई व्यक्ति राजनीति के बारे में कुछ सोचता है, कुछ थिंक करता है, तो वो हमारा कहलाता है राजनैतिक दर्शन, जिसको पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि राजनैतिक दर्शन से राजनैतिक विज्ञान कैसे आता है। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति पॉलिटी के बारे में सोचता है, थिंकिंग करता है, और जो सोची हुई चीज़ है, थिंक की हुई चीज़ है, उसको प्रूफ कर देता है। प्रूफ करने के बाद वो सिद्धांत बन जाता है, और जैसे ही वो सिद्धांत बनता है तो वो आपका राजनैतिक दर्शन ना रह के वो राजनैतिक विज्ञान बन जाता है, जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है या थिंकिंग उसके बारे में आ रही है तो वो तो आपका दर्शन हो गया, लेकिन जो सोच रहा है या जो उसके अंदर थिंकिंग आ रही है, अगर उसने उसको प्रूफ कर दिया तो वो थिंकिंग जो होगी उसकी, वो एक सिद्धांत बन जाती है, और सिद्धांत ही आपके विज्ञान में आया करते हैं। क्योंकि यहाँ बात पॉलिटी की हो रही है, तो वो जो सोची हुई चीज़ है वो आपका राजनैतिक विज्ञान बन जाएगा जब आपका प्रूफ हो जाएगा उसके बाद। तो हमने देखा कि कैसे राजनैतिक दर्शन से राजनैतिक विज्ञान आया, और इसी राजनैतिक विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं राज्य व्यवस्था या पॉलिटी। अब हम देखते हैं आखिरकार सबसे पहले राजनीति के बारे में किस व्यक्ति ने सोचा, क्योंकि सबसे पहले किसी न किसी के अंदर थिंकिंग आई होगी कि जो पॉलिटी है, जो राजनीति है, वो क्या होती है, इसके बारे में किसी न किसी ने सोचा होगा। तो वो हम देखते हैं। तो दर्शन के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ग्रीक के लोगों ने सोचा, ग्रीक के व्यक्तियों ने सोचा। मुख्य रूप में ये एथेंस के रहने वाले थे। ग्रीक की बात की जाए तो ग्रीक को हिंदी में यूनान भी कहते हैं, और जो यूनान है वो आपका यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और ग्रीक में ही एक जगह पड़ती है एथेंस। वहाँ के एक व्यक्ति का नाम है सुकरात।
तो जो सुकरात थे उन्होंने सबसे पहले राजनैतिक दर्शन के बारे में सोचा। उन्होंने राजनैतिक दर्शन को सबसे पहले उन्होंने सोचा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजनैतिक दर्शन के बारे में सबसे प्रथम किसने बताया, तो आप आंसर देंगे सुकरात ने। सुकरात कहाँ के रहने वाले थे, तो यूनान के रहने वाले थे। यूनान में एथेंस के रहने वाले थे। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है कि लेकिन सुकरात ने इसके बारे में सोचा तो था लेकिन कोई भी बुक नहीं दिया, कोई भी ग्रंथ नहीं दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुकरात ने पॉलिटिक्स के बारे में कोई बुक लिखी या नहीं लिखी, तो आप आंसर देंगे नहीं, इन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, कोई भी इन्होंने किताब नहीं लिखी पॉलिटी से संबंधित। लेकिन स्टार्टिंग किसने की, सुकरात ने ही। सबसे पहले सोचने वाले व्यक्ति पॉलिटिक्स के बारे में वो सुकरात थे। अब सुकरात के एक शिष्य थे, सुकरात के एक शिष्य थे जिनका नाम था प्लूटो, जिनका नाम था प्लूटो। जो ये प्लूटो शिष्य थे उन्होंने सुकरात से सीखी हुई कुछ बातों से और कुछ अपना मिलाया तो एक बुक तैयार की जिस बुक का नाम था रिपब्लिक, रिपब्लिक, जिसमें पॉलिटी के बारे में बहुत सारी उन्होंने बातें बताई। बताया जाता है कि प्लूटो चूँकि सुकरात के शिष्य थे तो सुकरात से बहुत सारी उन्होंने बातें सीखी होंगी और कुछ अपनी बातों को मिलाकर एक बुक बनाई जो पॉलिटी से संबंधित थी जिसका नाम था रिपब्लिक, रिपब्लिक। और उन्होंने एक शिक्षण संस्थान खोला जिसका नाम था द एकेडमी, द एकेडमी। तो दोनों ही चीज़ याद रखेंगे। अगर प्लूटो की बुक पूछी जाए तो आप आंसर देंगे रिपब्लिक, और इसका अगर शिक्षण संस्थान पूछा जाए कि प्लूटो ने कौन सा शिक्षण संस्थान खोला था तो आप आंसर देंगे द एकेडमी। अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि जो द एकेडमी है, द एकेडमी जो शिक्षण संस्थान था प्लूटो का, इसमें अब स्टूडेंट आएंगे। चूँकि शिक्षण संस्थान है तो पढ़ने के लिए स्टूडेंट आएंगे और कन्फर्म है कोई भी एकेडमी होती है या शिक्षण संस्थान होता है इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत आगे तक जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ, इस द एकेडमी से भी एक स्टूडेंट निकला जो आपका प्लूटो का शिष्य कहलाएगा, जो आपका प्लूटो का शिष्य कहलाएगा, जिसका नाम था अरस्तु, जिसका नाम था अरस्तु, जिसको अरिस्टोटल भी कहते हैं, जिसको अरिस्टोटल भी कहते हैं। तो हमने देखा कि जो द एकेडमी शिक्षण संस्थान है वहाँ से एक शिष्य निकल के आता है जिसका नाम है अरस्तु, जिसको अरिस्टोटल भी कहते हैं। इस अरस्तु ने एक बुक लिखी जिनका नाम था पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। तो इन्होंने एक पॉलिटिक्स नाम की बुक लिखी। किसने लिखी? अरस्तु ने। इसके कारण अरस्तु को राजनैतिक विज्ञान का पिता कहा गया, विज्ञान का पिता कहा गया। तो हमने देखा कि अरस्तु ने पॉलिटी से संबंधित एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स, और इस बुक लिखने के कारण अरस्तु को राजनैतिक विज्ञान का पिता कहा गया, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा गया। और इसी अरस्तु का एक और शिष्य होता है जिसका नाम था सिकंदर, जो आपने सुना होगा। ये बहुत ही महान हुआ है जिसको सिकंदर महान के भी नाम से जानते हैं और इसको अलेक्जेंडर थर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर देखा इसको एक बार हम फिर समझते हैं कि आखिरकार कैसे हमारा राज्य व्यवस्था आया, उसको देखें। सबसे पहले आपका राजनीतिक दर्शन आया जिसको पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। राजनीतिक दर्शन से राजनीतिक विज्ञान आया और फिर राजनीतिक विज्ञान से राज्य व्यवस्था आया।
इधर अगर देखा जाए तो राजनैतिक दर्शन के बारे में सबसे पहले अगर पूछा जाए किसने बताया, तो आप आंसर देंगे सुकरात ने बताया। सुकरात ये कहाँ का रहने वाला था, तो ग्रीक का रहने वाला था, एथेंस का रहने वाला था, जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। सुकरात से संबंधित और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा था, और सुकरात का जो एक शिष्य था जिसका नाम प्लूटो था। प्लूटो ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम रिपब्लिक था, और उसने एक शिक्षण संस्थान खोला जिसका नाम द एकेडमी था। फिर आगे देखते हैं, इसी द एकेडमी शिक्षण संस्थान से कुछ शिष्य निकलते हैं। उनमें से एक शिष्य उसका था जिसका नाम अरस्तु था, जिसको अरिस्टोटल कहते हैं। अरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स से संबंधित एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। इस कारण इसको राजनैतिक विज्ञान का पिता कहा गया। और अरस्तु का एक शिष्य अगर पूछा जाए तो आप आंसर देंगे जिसका नाम सिकंदर था, जिसका नाम सिकंदर था। तो ये भी आप क्रम याद रखें कि सुकरात के शिष्य का नाम प्लूटो था, प्लूटो के शिष्य का नाम अरस्तु था, और अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर था। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने देखा, तो इससे हमें पता चला कि आखिरकार कैसे राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स है यहीं से आपका निकल के आता है राज्य व्यवस्था। तो इस प्रकार हमने देखा कि राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे होता है। अब हम समझते हैं कि राज्य व्यवस्था किसको कहते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था किसको कहते हैं। देखते हैं आगे, भारतीय राज्य व्यवस्था को समझेंगे हम। अब देखें भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था में एक बार राज्य व्यवस्था को ही समझ लें कि आखिरकार ये तो मैं समझ गया कि राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे होती है, ये मैंने समझ लिया। अब राज्य व्यवस्था किसको कहते हैं इसको समझ लिया जाए, फिर हम भारतीय राज्य व्यवस्था को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्य व्यवस्था को। राज्य व्यवस्था को देखते हैं, जिसको हम पॉलिटी कहते हैं। तो जो राज्य व्यवस्था है, अगर उसका विच्छेद किया जाए तो हम दो पार्ट में विच्छेद कर सकते हैं। एक पार्ट हो जाएगा राज्य और एक पार्ट हो जाएगा व्यवस्था। अब हम देखते हैं, राज्य को कहते हैं स्टेट और व्यवस्था को कहते हैं सिस्टम। अब देखते हैं राज्य को। क्या कंडीशन थी कि उस समय ये समस्या आ रही थी कि हम किस भूखंड को राज्य कहें, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारा आपका स्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है, बहुत सारे देश हैं। तो ये समस्या आ रही थी आखिरकार हम राज्य किनको कहें। बहुत से लोगों ने राज्यों के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं दी। तो ये समस्या चलने के कारण एक फिर समझौता किया गया। उस समझौते का नाम था मॉन्टेविडियो समझौता। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन एक समझौता हुआ जो 1933 में हुआ। और इस समझौते में राज्यों की जो परिभाषा है उसको एग्जैक्टली रूप से बताया गया, क्योंकि समस्या ये आ रही थी कि बहुत सारे देश आपस में मित्र हुआ करते थे। तो उनके बीच में जब संधियां वगैरह होती थी तो ये कन्फर्म नहीं था आखिरकार हम किस देश को राज्य कहें। तो वो कंडीशन के लिए, राज्य की परिभाषा देने के लिए एक कन्वेंशन किया गया जिसका नाम था मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, जो आपका 1933 में हुआ। अब इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आप आंसर देंगे मॉन्टेविडियो में। ये जगह का नाम है मॉन्टेविडियो। अब ये जगह किस देश में है, तो ये देश पड़ता है आपका उरुग्वे देश की जो कैपिटल है वही आपकी मॉन्टेविडियो है। अब क्वेश्चन ये और हो सकता है कि जो उरुग्वे देश है वो आपका किस महाद्वीप में है, तो वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो उरुग्वे देश है वो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश है
एक देश है जिसका नाम है उरुग्वे, और उस उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेविडियो। वहाँ पर एक समझौता हुआ था जो सन 1933 में हुआ। इसमें राज्य के बारे में परिभाषा बताई गई, स्टेट के बारे में परिभाषा बताई गई। तो पहला पॉइंट बताया गया कि किसी भी भूखंड का भूभाग होना, किसी भी भूखंड का भूभाग होना, यानी कोई भी भूमि का, भूखंड का मतलब होता है भूमि का कोई भी जगह, कोई भी ऐसा जगह वहाँ पर उसका क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। भूभाग का मतलब है एरिया, एरिया होना चाहिए। दूसरा तत्व बताया गया राज्यों के लिए कि वहाँ जनसंख्या होनी चाहिए, उस भूखंड में जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। और तीसरा तत्व बताया गया राज्यों के लिए, तीसरा तत्व बताया गया कि वहाँ पर सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथा बताया गया तत्व संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। तो हमने देखा कि ये जो चार चीज़ें हैं वो किसी राज्य के लिए इम्पॉर्टेंट बताई गई। जो चार तत्व हैं वो किसी राज्य के लिए इम्पॉर्टेंट बताए गए। उनमें पहला नंबर है भूभाग, यानी एरिया होना चाहिए उसका, जनसंख्या, पॉपुलेशन होनी चाहिए उस जगह की, सरकार यानी गवर्नमेंट होनी चाहिए उस जगह की। और एक चौथा पॉइंट बताया जिसको कहते हैं संप्रभुता, संप्रभुता जिसको सॉवरजेंटी कहते हैं, सॉवरजेंटी। तो आपका ये चार बातें बताएंगे किसी राज्य को परिभाषित करने के लिए। इन सबको हम एक एक करके समझते हैं, क्या ये जो चारों चीज़ें हैं वो अपने भारत पर लागू होती हैं या नहीं, वो देखते हैं। तो हम सबसे पहला बिंदु देखें भूभाग का होना। तो हम देखेंगे कि भारत का एक अपना अच्छा खासा भूभाग है, एक अच्छा खासा एरिया है। जो आपको पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो हमने देखा कि जो पहला पॉइंट है वो भारत के लिए फॉलो कर रहा है, भारत के लिए है क्योंकि भारत के पास एरिया है। दूसरा बिंदु देखें जनसंख्या की बात करें तो वो भी आपको पता है भारत के पास अच्छी खासी जनसंख्या है। जनसंख्या के मामले में भारत का जो नंबर है वो दूसरा है, पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। और बताया जाता है, अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की जनसंख्या 2026-27 तक हो सकता है चीन को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि चीन की अभी की जो जनसंख्या है वो लगभग 142 करोड़ है, 142 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 137 करोड़ है। तो अनुमान लगाया जा रहा है 2027 तक भारत चीन को भी क्रॉस कर सकता है और ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि जनसंख्या का बढ़ना ये भी एक संकट है भारत के ऊपर। तो हमने दो बिंदुओं को देखा कि भारत का जो भूखंड है, भारत का जो एरिया है उसका भूभाग भी है जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर जनसंख्या भी निवास कर रही है जिसमें भारत का दूसरा नंबर आता है वर्ल्ड में। और बात करें अगर तीसरे पॉइंट की, तो सरकार की अगर बात की जाए तो भारत में सरकार भी चल रही है, जो आपको पता होगा अभी एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आपको पता होगा। आगे बात करें चौथा बिंदु संप्रभुता। इसको समझते हैं कि संप्रभुता क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है स्वतंत्र निर्णय लेने वाला, स्वतंत्र निर्णय लेने वाला। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है संप्रभुता का वो होता है स्वतंत्र निर्णय लेने वाला। तो हमें पता है कि जो भारत है वो आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारा, जैसे आपका राम मंदिर का मामला था, राम मंदिर का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो वो किसी के दबाव में नहीं दिया था, क्योंकि भारत की जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है।
ये जो भी निर्णय दे देती है वो सबको मानना होता है। यहाँ किसी ने कोई दबाव नहीं डाला था या किसी देश ने कोई दबाव नहीं डाला था कि आपको इस पक्ष में ही फैसला देना है। तो ये आपका आंतरिक मामला हो गया भारत का। ऐसे ही बहुत सारे बाह्य निर्णय होते हैं, जैसे किसी देश के साथ संधि करनी है, समझौता करनी है, या किसी देश के साथ रिश्ता तोड़ना है या संधि समझौते को तोड़ना है, तो हमें कोई देश फोर्स नहीं कर पाएगा कि हमें इसके साथ संधि करना ही है या इसके साथ तोड़ना ही है। तो हमने देखा कि जो भारत देश है वो आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र है। इस कारण इसको संप्रभु देश भी कहा जाता है, संप्रभु देश भी कहा जाता है। तो ये जो चारों राज्य की जो तत्व हैं, जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में 4 तत्व बताए गए थे किसी राज्य की परिभाषा के लिए, ये चारों ही आपके भारत पर अप्लाई हो रहे हैं। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो भारत है वो एक राज्य है, भारत है वो एक राज्य है। अब थोड़ा आगे देखते हैं, व्यवस्था को देखते हैं। ये व्यवस्था क्या है इसको समझें। तो व्यवस्था का इंग्लिश होता है सिस्टम, और सिस्टम बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, नियम और कानून। कोई भी अगर हमें किसी भी जगह की व्यवस्था बनानी है तो हमें नियम और कानून बनाने होते हैं। ये नियम और कानून में थोड़ा अंतर होता है। नियम कहते हैं रूल्स को और कानून को कहते हैं लॉ। नियम वो होते हैं जो बाध्यकारी नहीं होते हैं, जबकि जो कानून होता है वो बाध्यकारी होता है। तो हमने नियम और कानून में अंतर समझा। तो हमने देखा कि कोई भी अगर मुझे व्यवस्था बनानी है तो उसके लिए मुझे नियम और कानून बनाने पड़ेंगे, नियम और कानून बनाने पड़ेंगे। और इन्हीं नियम और कानून को जो आपके मौलिक नियम और कानून होंगे, इसके समूह को, नियम कानून के समूह को संविधान कहा जाता है। समूह को संविधान कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो व्यवस्था है, अगर किसी राज्य की मुझे व्यवस्था बनानी है तो व्यवस्था बनाने के लिए मुझे नियम और कानून बनाने पड़ेंगे। तो इन नियम और कानून का जो मौलिक नियम और कानून है, इसका जो समूह होता है वही हमारा संविधान कहलाता है। तो हम संविधान की डेफिनेशन को अगर बनाना चाहें तो इस स्ट्रक्चर से हम संविधान की डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे? कि एक जो राज्य होता है उसकी व्यवस्था बनाने के लिए मौलिक नियम और कानून के समूह को संविधान कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। तो हमने इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें देखी कि राज्य क्या होता है और व्यवस्था क्या होती है, और सम्मिलित रूप से मैंने राज्य व्यवस्था को देखा। और मुझे ये भी पता चला कि जो भारत है वो एक राज्य है, भारत है। हमने देखा कि राज्य व्यवस्था क्या है वो हम देख चुके हैं। तो राज्य व्यवस्था और भारत के बारे में पढ़ा कि भारत एक राज्य है, राज्य की डेफिनेशन हमने देखी। अब मुझे पता चला कि भारत एक राज्य है। अब बात करते हैं प्रांत के बारे में। प्रांत क्या होता है? प्रांत, जिसको प्रोविंस कहते हैं, प्रोविंस। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम अब प्रांत किसको कहेंगे? जैसे मैंने भारत को कह दिया राज्य, अब प्रांत किसको कहेंगे? तो देखें इसको क्या होता है इसमें। इसके लिए 3 तत्व आवश्यक होते हैं। 3 तत्व आवश्यक होते हैं कि कोई भी प्रांत, हम किसी भी जगह को प्रांत तब कहेंगे जब उसका भूभाग होगा यानी उसका एरिया होगा, और उसकी जनसंख्या होगी यानी पॉपुलेशन होगी, और तीसरा पॉइंट है सरकार होगी। अगर उस जगह की सरकार यानी गवर्नमेंट होगी, अगर ये 3 तत्व फिल करते हैं किसी जगह को तो वो हमारा कहलाता है प्रांत। उसको हम क्या कहेंगे? प्रांत। तो हमने देखा कि ये 3 बिंदु आ रहे हैं, लेकिन एक बिंदु नहीं आ रहा है यहाँ पर, जिसको कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का यहाँ आपको अभाव दिख रहा है, आपकी संप्रभुता नहीं है। जो संप्रभुता थी वो आपकी राज्य की डेफिनेशन में थी। राज्य की डेफिनेशन के आपके 4 तत्व थे, जिनमें ये 3 सेम थे और चौथा था
संप्रभुता। लेकिन अगर हमें प्रांत की डेफिनेशन देनी है, प्रांत को समझना है, तो हमें बताना होगा कि हम किसी क्षेत्र को प्रांत तब कहेंगे जब उसका भूभाग हो, वहाँ की जनसंख्या हो और वहाँ पर कोई न कोई सरकार चल रही हो, तो वो हमारा कहलाता है प्रांत। और प्रांत में एक चीज़ आप याद रखेंगे कि संप्रभुता का अभाव होता है। अब हम आगे देखते हैं, एक वर्ड और आता है राष्ट्र। राष्ट्र क्या होता है या नेशन क्या होता है? नेशन को समझते हैं हम, राष्ट्र किसको कहेंगे? तो क्या होता है, राष्ट्र के लिए आप एक स्ट्रक्चर याद रखेंगे कि जो राष्ट्र होता है वो राज्य प्लस देश प्रेम, राज्य प्लस देश प्रेम को ही राष्ट्र कहा जाता है। अब हमें पता चल जाएगा कि अपना जो भारत देश है वो राष्ट्र है या नहीं है। तो देखिए, राष्ट्र के लिए ज़रूरी होता है कि हम राष्ट्र उसी देश को कहेंगे पहले तो वो राज्य हो। तो हमें पता है कि भारत अपना राज्य है, हम कंफर्म कर चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ देश प्रेम है या नहीं। तो हमने देखा होगा कि हमारे भारत राज्य में सभी लोगों के अंदर भावनात्मक रूप से देश के प्रति प्रेम है, हमें पता है। इसी कारण हमारा भारत एक अखंड भारत है। यहाँ पर बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सी जातियाँ रहती हैं, फिर भी आपने देखा होगा सबके अंदर देश प्रेम है। इस कारण जो हमारा भारत देश है वो एक राष्ट्र भी है। जो भारत देश है वो क्या है? राष्ट्र भी है। तो हमने दो चीज़ें देखी कि जो भारत है वो आपका राष्ट्र भी है और राज्य भी है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं कि भारत निम्नलिखित में से क्या है। तो अगर राष्ट्र और राज्य दोनों दिया हो और एक ऑप्शन में दोनों डला हो तो आप इसी पे टिक लगा देंगे। अगर राज्य को देखा जाए तो राज्य की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनती है राज्य बराबर प्रांत प्लस संप्रभुता। तो हमने देखा कि अगर कोई भी राज्य है तो हम उस राज्य को राज्य तभी कहेंगे जब वो प्रांत और संप्रभुता वाला हो। यानी प्रांत के लिए ये तीन तत्व भी उसमें हो और उसके साथ साथ संप्रभुता भी अगर है तो वो हमारा राज्य कहलाएगा। और प्रांत को अगर देखा जाए तो प्रांत के लिए मुख्य रूप से तीन ही तत्व हैं, पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या और तीसरा सरकार। ऐसे ही मैंने राष्ट्र को समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं कुछ और चीज़ों को, जिसमें मुख्य रूप से अभी मैंने देखा जनसंख्या को समझ गए, भूभाग को समझ लिया, संप्रभुता को देख लिया। अब हम देखते हैं सरकार को कि सरकार किसे कहते हैं। सरकार किसे कहते हैं, गवर्नमेंट किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। गवर्नमेंट। तो देखें क्या होता है कि ये जो राज्य व्यवस्था है, इस राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वही कहलाती है सरकार। इस सरकार के माध्यम से ही इस राज्य व्यवस्था को व्यवहारिक रूप में लाया जाता है। क्योंकि आपका जो संविधान है, संविधान में मौलिक नियमों को संकलित किया गया है और उन मौलिक नियमों को अगर लागू करवाने का जो काम होता है वो सरकार का होता है। इसी को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब देखें सरकार कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से सरकार तीन प्रकार की होती है, जिसमें जो पहला पॉइंट होता है वो होता है कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। दूसरा बिंदु होता है विधायिका, जिसको लेजिस्लेटिव कहते हैं, लेजिस्लेटिव। और तीसरा बिंदु होता है जिसको कहते हैं न्यायपालिका, जिसको ज्यूडिशरी कहा जाता है। तो हमने मुख्य रूप से देखा कि सरकार के तीन पार्ट होते हैं, जिनमें से पहला कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, दूसरा विधायिका जिसको लेजिस्लेटिव कहते हैं, तीसरा न्यायपालिका जिसको जुडिशरी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सरकार है इसके द्वारा जो इसके तीन अंग हैं, इनके द्वारा कैसे क्या नियम बनाए जाते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो विधायिका का काम होता है
विधायिका का काम होता है नियम या कानून को बनाना, कानून को बनाना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कानून को बनाने का काम किसका होता है, तो आप आंसर देंगे लेजिस्लेटिव यानी विधायिका का। अब हम आगे देखते हैं, जो कानून बनाया है उसको लागू कौन लोग करेंगे, तो वो होती है आपकी कार्यपालिका। तो कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, ये अगर काम पूछा जाए तो आप आंसर देंगे कार्यपालिका का। अगर कार्यपालिका और विधायिका में इस कानून बनाने में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका न्याय करने के लिए न्यायपालिका का काम होता है, यानी न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। तो मुख्य रूप से हमने तीनों को समझा कि विधायिका का काम होगा कानून या विधि को बनाना, और उस विधि या कानून को लागू करने का जो काम होता है वो कार्यपालिका का होता है, और दोनों में अगर कोई विवाद की कंडीशन आ रही है तो न्यायपालिका का काम न्याय करना होता है। अब हम आगे देखते हैं कि कार्यपालिका में कौन कौन लोग आएंगे और विधायिका में कौन कौन आएगा और न्यायपालिका में कौन कौन आएगा, इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो बात करते हैं कार्यपालिका की। तो हमारी जो कार्यपालिका होती है वो दो स्तर पर होती है, एक केंद्र स्तर पर जिसको संघ स्तर भी कहते हैं, और एक राज्य स्तर पर या जिसको प्रांत स्तर पर भी कह सकते हैं। तो कानून को लागू करना या जो कार्यपालिका होती है वो दो स्तर की होती है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर की कार्यपालिका में देखा जाए तो इसमें पीएम सहित पूरा जो आपका मंत्रिपरिषद आएगा, पूरा मंत्रिपरिषद आएगा, ये आपकी केंद्र की कार्यपालिका हो गई। राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो इसमें सीएम सहित पूरा मंत्रिपरिषद आएगा, पूरा मंत्रिपरिषद आएगा। आगे चलकर इन चीज़ों को हम चैप्टर वाइज सभी को पढ़ेंगे। तो हमने खाली यहाँ पर ये देखा कि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। तो केंद्र स्तर पर पीएम सहित पूरा मंत्रिपरिषद और राज्य स्तर पर सीएम सहित पूरा मंत्रिपरिषद आएगा। अब देखते हैं विधायिका को। तो जो विधायिका होती है ये भी आपके दो स्तर पर है, एक केंद्र स्तर पर या संघ स्तर पर भी हम जिसको कह सकते हैं, और एक राज्य स्तर पर। तो जो केंद्र स्तर की विधायिका है उसको संसद कहा जाता है, जिसको पार्लियामेंट भी कहते हैं, पार्लियामेंट। और आपकी जो राज्य स्तर की जो विधायिका है उसको विधानमंडल कहा जाता है, विधानमंडल कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो संसद होता है इसके भी मुख्य रूप से तीन अंग होते हैं, जिसमें पहला होता है राष्ट्रपति जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं। दूसरा आपका होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है लोकसभा। तो हमने देखा कि जो विधायिका केंद्र स्तर की है उसको संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है, और उसके मुख्य रूप से तीन अंग होते हैं, एक होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब हम आगे देखते हैं राज्य के विधानमंडल को देखते हैं। तो इसके भी तीन अंग होते हैं, जो मुख्य रूप से इसमें पहला बिंदु आता है वो है राज्यपाल जिसको गवर्नर कहते हैं, और दूसरा बिंदु है वो आता है विधान परिषद, और एक आपका है विधानसभा। अब हम न्यायपालिका को देखेंगे। न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। इसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो न्यायपालिका है भारत की उसका रूप क्या है, तो आप आंसर देंगे एकीकृत रूप। इसका जो रूप है वो एकीकृत रूप है, जिसको इंटीग्रेटेड रूप भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड रूप है। अब वो एकीकृत रूप है उसको समझते हैं। वो क्या होता है कि भारत में सबसे निचले स्तर पर अगर देखा जाए तो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके ऊपर राज्यों में आपके होते हैं हाई कोर्ट,
और सबसे ऊपर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये जो रूप कहलाता है न्यायपालिका का, उसी को इंटीग्रेटेड फॉर्म कहते हैं या एकीकृत रूप कहते हैं। सबसे नीचे आपका होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो हम एक बार पूरी स्ट्रक्चर को पुनः समझते हैं कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, दूसरा विधायिका जिसको लेजिस्लेटिव कहते हैं, तीसरा न्यायपालिका जिसको ज्यूडिशरी कहते हैं। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना और कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और दोनों में अगर विवाद की कंडीशन पैदा होती है तो न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। अब हम देखते हैं सबसे पहले कार्यपालिका को कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, एक केंद्र या संघ की कार्यपालिका, एक राज्य या प्रांत की कार्यपालिका। तो सबसे पहले देखें केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति आएंगे। तो उसमें पीएम सहित पूरा मंत्रिपरिषद आएगा। राज्य की कार्यपालिका में सीएम सहित पूरा मंत्रिपरिषद आएगा। तो ये हमने देखा कार्यपालिका को। आगे देखते हैं विधायिका को। तो जो विधायिका है वो भी 2 स्तर पर होती है, एक केंद्र या संघ के स्तर पर, एक राज्य या प्रांत के स्तर पर। बात करते हैं केंद्र या संघ के स्तर की। जो विधायिका होती है उसको संसद कहते हैं, जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है। और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, और लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहते हैं। अब हम आगे देखें जो राज्य की विधायिका है उसको विधानमंडल कहा जाता है। और विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, पहला राज्यपाल जिनको गवर्नर कहा जाता है, विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, जिनको हम एमएलसी भी कहते हैं, और एक होता है विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, या इनको हम शॉर्ट में एमएलए भी कहते हैं। फिर मैंने देखा न्यायपालिका को कि न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। और जो न्यायपालिका होती है हमारी, उसका जो रूप होता है वो एकीकृत रूप होता है, जो आपको सामने दिख रहा होगा। सबसे निचले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिला न्यायालय होते हैं, उसके ऊपर आपका उच्च न्यायालय होता है जिसको हाई कोर्ट भी कहते हैं, और सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर देखा है, इसमें जितने भी आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राज्यपाल हो, जितने भी जो बिंदु दिख रहे हैं, इन सब को हम चैप्टर वाइज चैप्टर रूप में आगे पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।